Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे तो धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशंस। होता है कि नहीं होता है? अग्री करते हो ना? तो क्या कर दो, फटाफट से भाई सेशन से जुड़ जाओ और अपने क्लासमेट्स को भी कह दीजिए कि सेशन से जुड़िए। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन 1 गो में करवाने वाली हैं कोमल मैम। लाइक कर दीजिए, जो मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अपना काम, अपना जो है कर्म निभा लिया होगा। चल, द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन। हाँ, हमें पता है अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन। क्यों पता है? हमने चैप्टर पढ़ा था बहुत अच्छे से, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी किए थे, हमने एमसीक्यूज भी किए थे और एमआईक्यूज यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे। चलिए ठीक है, तो अब तो हमें बहुत अच्छे से पता है, बट ये भी जरूरी है ना कि जिसने नहीं देखा तो वो यहाँ देख रहे हैं कि 1 गो में हम पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, तो फिर से हम समझाएंगे बहुत अच्छे से। अर्थ के क्या होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से होते हैं? यहाँ अगर स्क्रीन पे ना देखो तो याद आ रहा है कौन से होते हैं? फटाफट से कॉमेंट में लिख दो। चलो स्क्रीन से देख के ही लिख दो, एटलीस्ट अप्लाई करोगे अपने नॉलेज को ना तो जल्दी याद होगा। लिख लिया? कौन से होते हैं? एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। क्या होता है? अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। क्या नाम के होते हैं? एक को हम रोटेशन बोलते हैं, दूसरे को हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। चलिए अच्छी बात है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन क्या रहेगा भाई? रोटेशन ये रहेगा जब अर्थ अपने एक्सिस पे, अपने एरिया में ऐसे पूरा राउंड एंड राउंड मूव करता है तो उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे अर्थ अभी अपनी जगह पे ऐसे घूम भी रहे हैं ना, आपको दिख रहा है कभी ये पोर्शन इधर उधर, तो ये क्या कर रहा है? अपने एक्सिस पे मूव भी कर रहा है। अभी जो दूसरा वाला राउंड एंड राउंड जो सर्कल ले रहा है वो भी समझेंगे उसे क्या बोलते हैं, बट अगर हम पहला समझे, क्या बोला है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अपनी एक्सिस पे ऐसे 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 क्या होता है? अर्थ मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन। आ गया समझ में अच्छे से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई दिक्कत परेशानी, डर समस्या नहीं ना? ओके। The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. अब revolution क्या है? यानी दूसरा वाला। अभी हमने पहला पढ़ा, रोटेशन के बारे में जान लिया, चलो बढ़िया। अब हम किसके बारे में जानेंगे? रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब अर्थ मूव करता है सन के आसपास इन अ फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड पाथ में या एक अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में, उसे क्या बोलते हैं? हम रिवॉल्यूशन। ये देख रहे हैं आप, ये जो लगाया हुआ है मैंने आपके लिए इमेज, ऐसे जो जा रहा है सर्कल, किसके? अर्थ, जो सन के, ये सन है ना, सन के राउंड एंड राउंड जब अर्थ हमारा मूव कर रहा है तो ये क्या होता है? ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है रिवॉल्यूशन। ये क्या हो रहा है? रिवॉल्यूशन। देखिए कैसे घूम रहा है, पूरा राउंड एंड राउंड मूव कर रहा है, ये है रिवॉल्यूशन। अब आया समझ में? इस इमेज को देख के तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। और किस में मूव करता है? अपने पाथ में। ये जो पाथ चुन रहा है ना अर्थ, ये जो इस पाथ में ऐसे ऐसे जा रहा है, ये जो दिख रहा है ऐसे ऐसे जा रहा है, ये मैं बना रही हूँ इसके पीछे पीछे, इस पाथ को क्या बोल रहे हैं? इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ऑर्बिट। यानी पाथ एक तरीके से चुन रहा है, इसको बोल रहे हैं पाथ और ऑर्बिट। आगे बढ़े, चल। The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. मैम ये मैथ्स कहाँ से आ गई? अरे भाई बहुत ज़रूरी है इसे समझना। क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ थोड़ा सा टेढ़ा है, टिल्टेड है, तो समझना ज़रूरी है ना कि एंगल की बात क्या आ गई। वो भी किसके साथ बना रहा है? ऑर्बिटल प्लेन के साथ बना रहा है। कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? एक्सिस बना रहा है। और एक्सिस क्या है? डोंट फॉरगेट कि एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम इमेजिन करते हैं। रियलिटी में अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है, मैंने ग्लोब में क्या बताया था कि ग्लोब तो एक आइडियल मॉडल है, एक रियल मॉडल है किसका? अर्थ का। ठीक है, अच्छी बात है। बट मेजर डिफरेंस क्या है कि जो निडल लगी रहती है ग्लोब में, जिसको हम एक्सिस के रूप में देखते हैं, वो क्या है? वो रियल में अर्थ में ऐसी कोई सुई, ऐसी कोई निडल नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ नेचुरली ऐसे अपनी प्लेस पे टिल्टेड है और अपनी एक्सिस पे रोटेट करता रहता है।
आया समझ में? याद आ गया? जिसको नहीं आया तो एक बार आप सेकंड क्लास की वीडियोस भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड चैप्टर की सॉरी वीडियोस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। अब जो प्लेन कौन फॉर्म करता है? ऑर्बिट फॉर्म करता है, उसी को हम ऑर्बिटल प्लेन प्लेन कहते हैं। ऑब्वियसली ऑर्बिट जब अपना कुछ काम कर रहा है तो उसको नाम हम ऑर्बिट से ही तो देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। आ गया समझ में अच्छे से? कोई डर, कोई समस्या तो नहीं, दिक्कत तो नहीं? ठीक है, ये देखिए अब ये क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं? इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ क्या है? अपने एक्सिस से इंक्लाइंड है, थोड़ा सा टेढ़ा है। इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ से देखिए, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्मली हम कैसे ड्रॉ करते हैं? अगर नॉर्मली हम जो ड्रॉ करते आए हैं, हम ये ड्रॉ करते हैं ना कि इक्वेटर ऐसा है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। बट ये मैम टेढ़ा क्यों? क्योंकि रियल में तो अर्थ टेढ़ा ही है, तो ये तो हम समझाने और समझने के लिए बनाते हैं, बट रियल में ऐसा ही है टेढ़ा। तो इसीलिए जब टेढ़ा हो गया तो नॉर्थ भी तो टेढ़ा हो जाएगा ना। अर्थ ऐसे टेढ़ा हो गया तो नॉर्थ ऐसे के बदले ऐसा नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसा जाएगा। तो नॉर्थ यहाँ के बदले यहाँ आ गया क्योंकि अर्थ टेढ़ा है। अब ये इक्वेटर दिख रहा है, ये हमारी है इक्वेटर की लाइन। ये हमारी क्या जा रही है? इक्वेटर की लाइन है। जैसे यहाँ पे जा रही है ऐसी टेढ़ा है, तो इक्वेटर की लाइन भी ऑब्वियसली टेढ़ी होगी। इक्वेटर क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, हमें क्या समझना है? हमें तो समझना है मैम कि एंगल क्या है, आप तो ये बता दो। इक्वेटर भी पता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल भी पता है, क्योंकि सेकंड चैप्टर हमने आपके साथ पूरा पढ़ा है। तो जिसने पढ़ा है उसको पता है, जिसने नहीं पढ़ा तो थोड़ा बहुत अब समझ में आ गया होगा। अब हमें समझना है ये 66 डिग्री का मामला क्या है, ये क्या रोल है भाई 66 डिग्री का। देखिए, एक्सिस की लाइन देख ली, इक्वेटर वगैरह सब हटा दो। एक्सिस की लाइन हमने देख ली, हाँ जी देख ली, ये रही हमारी एक्सिस की लाइन। इसको पहले इस पे फोकस करो, हमें इसी पे फोकस करना है। ये एक्सिस की लाइन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ये एक्सिस। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमसे कह रहे हैं ऑर्बिटल प्लेन की लाइन हमें बनानी है। मैं येलो से कर दूं? चलो येलो से कर देती हूँ, ग्रीन से कर देती हूँ। ये हमारी ऑर्बिटल प्लेन की लाइन ऐसे जा रही है। ये लिखा है ना यहाँ पे, द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। अब ये बोल रहे हैं कि ये दोनों मिलके क्या एंगल बना रहे हैं, क्योंकि हमें एंगल इंटरसेक्ट करते हुए देखना है। हमें नॉर्थ पोल यानी इस पे, अब मैं इसको किस कलर से कर दूं? मैं व्हाइट से कर देती हूँ, ताकि हमें इस वाले एंगल पे फोकस करना है। जो व्हाइट हो रहा है ना पूरा, इस एंगल से लेके हमें इस एंगल पे फोकस करना है। नहीं तो ब्लैक से कर देती हूँ, चलो ब्लैक से ही कर देती हूँ। हमें इस एंगल से लेके इस एंगल पे फोकस करना है। जो 66 डिग्री की बात हो रही है ना, ये वाला है वो एंगल। कौन सा वाला है? ये वाला है। तो ये क्या कर रहा है? दिख रहा है आपको? 66.5 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये वाला जो एंगल है, ये जो पूरा अगर मैं इसे फिल कर दूं तो ये वाला एंगल 66.5 डिग्री का हो रहा है कि नहीं हो रहा? मजा आ रहा है बीच में मैथ्स पढ़ने में? पढ़ना भी चाहिए, मैथ्स तो पढ़ते ही हो, बट यहाँ भी पढ़ लो तो क्या चला जाएगा, क्योंकि जरूरी है। तो यही 66.5 डिग्री का क्या बना रहा है? ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं इसे, क्योंकि टेढ़ा, कैसे अर्थ झुका हुआ है, थोड़ा सा टिल्टेड है, तो उसका ये एंगल है। अगर मानो अर्थ टिल्टेड नहीं होता ना, ये टिल्टेड नहीं होता, मानो अर्थ अगर टिल्टेड नहीं होता तो हमारा एंगल फिर यहाँ से यहाँ बनता, तो ये पूरा कितना बनता? 90 डिग्री का। फिर ये पूरा कितना बनता? 90 डिग्री का। आया समझ में? तो यही कह रहे हैं कि जो एक्सिस किस किस से मिलके बन रहा है, ये एक्सिस है और ये ऑर्बिटल प्लेन है। इन दोनों से मिलके जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? इसी को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। 66.5 डिग्री का एंगल। आया समझ में? द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। एक्सिस जो है अर्थ की इमेजिनरी लाइन है, ये नहीं भूलना है। किसके साथ एंगल बना रही है? 66 डिग्री का एंगल बना रही है ऑर्बिटल प्लेन के साथ। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। ये हमने अभी पढ़ा था कि जो प्लेन ऑर्बिट फॉर्म करता है उसको हम ऑर्बिटल प्लेन ही बोलेंगे। क्यों भाई? उसका नाम है तो उसी के नाम से ही प्लेन को देंगे, कोई अलग नाम नहीं दे देंगे। आगे बढ़े, चलो। The earth receives light from the sun due to the spherical shape of the earth. Only half of it gets light from the sun at the time. अब हमें पता है अर्थ का शेप कैसा है। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये हमारा अर्थ है, ये दिख रहा है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल शेप का है कि नहीं? चलो वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, अर्थ का जो शेप है स्फेरिकल शेप का है। तो ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। इसलिए जो आधा ही एरिया है अर्थ का, वो सन की लाइट ले पा रहा है। देखिए बेचारा, मजबूरी देखिए, ये सन दिख रहा है आपको सन? मेरे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इमेज है तो समझ में आ जाएगा। ये सन की रेस मैं जरूर ऐसे बना देती हूँ। ये सन है ना, क्योंकि ये सन है,
एस लिख दिया, ये अर्थ है, ये नहीं भूलना है, पता चले आप क्या समझो कि किस कलर से दिख रहा है, क्या है, ये अर्थ है। अर्थ के इस पोर्शन में क्या पड़ रही है, सन की रेस पड़ रही है। भाई सन की जो धपाधप कह लगी है, बहुत बढ़िया तरीके से सन की रेस पड़ रही है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। जो पोर्शन है फेसिंग, जो सन फेस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, हाफ अवे मतलब ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, ये वाले पोर्शन में डे हो रहा है क्योंकि सन की तरफ फेसिंग है। और ये वाले पोर्शन में क्या हो रही है, ये वाले पोर्शन में नाइट हो रही है। क्या हो रही है भाई, नाइट हो रही है। क्यों, क्योंकि ये सन की तरफ फेसिंग नहीं है। तो वही वो बताना चाह रहा है कि अर्थ का जो शेप है ना, स्फेरिकल शेप, उसके कारण क्या दिक्कत हो रही है, दिक्कत भी नहीं बोलेंगे, उसके कारण क्या फिनोमेना क्रिएट हो रहा है बेसिकली, कि जो पोर्शन सन की तरफ है वो एक्सपीरियंस कर रहा है लाइट, बढ़िया सी हीट, है ना, बढ़िया ब्राइटनेस। और जो दूसरा पोर्शन है दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक, यानी नाइट का टाइम है, विंटर, क्योंकि अंधेरा है, सन की जो रेज वहां पहुंच ही नहीं पा रही है। मतलब मैं अगर ऐसे खड़ी जाऊं अर्थ बन के, तो सन का जो पोर्शन है, जो रेज है मेरी तरफ पड़ेगी, तो ये एरिया कैसा हो जाएगा मेरा, ब्राइट। बट असल में देखा जाए तो टैनिंग हो जाएगा तो ब्लैक ही हो जाएगा। बट ये एरिया कैसा रहेगा, इस साइड वाला वो डार्क एरिया में रहेगा। मतलब कैसा रहेगा, ठंडा सा और अंधेरे में। आया समझ में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पेरिकल शेप है अर्थ का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर कोई पूछे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ का स्पेरिकल शेप है। ये क्या बता रहे हैं देखते हैं। डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। और ये डे एंड नाइट क्यों हो रहा है, रोटेशन के कारण। अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा, एक ही जगह पे रहेगा, तो सब चीजें एक जैसी नहीं रहेगी, इसलिए ऐसे रोटेट करना जरूरी है कि नहीं। सन को दोनों पार्ट मिलना चाहिए ना, पता चले सन बोले कि मैं इसी, अब मेरी क्या गलती भाई, तुम रोटेट ही नहीं कर रहे हो। सन अर्थ को यही बोलेगा ना कि मेरी क्या गलती, जब तुम रोटेट ही नहीं कर रहे हो तुम, तो तभी तो तुम्हें एक ही जगह मतलब चीजें मिल रही है। रोटेट करोगे तो कभी यहाँ भी लाइट मिलेगी, कभी यहाँ भी डार्कनेस मिलेगी, कभी यहाँ भी डार्कनेस, कभी यहाँ भी लाइट मिलेगी। बट नहीं, तुम तो एक ही जगह हो। इसीलिए रोटेशन डे एंड नाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। आया समझ में, अच्छे से आ गया ना। बढ़े आगे, उससे पहले क्या करूं, उससे पहले आपको अपना कर्म करना है। आपको लाइक करके बता देना है कि यस मैम, मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। बढ़ जाए आगे। हाँ जी बिल्कुल। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. अब हम देख रहे थे, हम ये चीज देख रहे थे कि हाँ मैम ने डे एंड नाइट तो समझा दिया है, ठीक है, बट ये कैसे, इसको क्या बोलते हैं। ये वाली जो लाइन जा रही है, इसको मैं कौन से कलर से बना दूं, चलो इसको येलो, नहीं येलो भी नहीं बोलेंगे, इसको व्हाइट से ही बना देती हूँ। ये जो ऐसे जा रही है, ये जो लाइन, ये लाइन को क्या बोल रही है, क्यों ऐसा दिखा रही है कि इस साइड क्लियरली दिखा रही है कि डे है, इस साइड क्लियरली दिखा रही है कि नाइट है। ऐसा कैसे दिखा रही है, ठीक है, इस साइड ये टी नहीं है, वाई है, मैंने ऐसे ही रेफरेंस के लिए लिख दिया है। तो क्या हो रहा है, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट। ऐसा सर्कल क्या दिखा रहा है, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। उसे क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये जो सर्कल है ना, लिखा है यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं, मैं इसको यहाँ से लिखा हुआ हटा दूं, तो क्या आपको ये दिख रहा है, लाइन में लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये दिख रहा है आपको, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इसी को बोलते हैं। क्योंकि ये जो सर्कल है डिवाइड दिखा रहा है, एक इक्वल दिखा रहा है भाग, कि इस तरफ वाला डे पार्ट हो रहा है, इस तरफ वाला नाइट पार्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि अर्थ का शेप स्फेरिकल है, तो सन की रेज एक तरफ ही पड़ रही है, दूसरी तरफ नहीं पड़ पा रही है। बट पड़ जाएगी, जब अर्थ रोटेट हो जाएगा तो वहां भी पड़ जाएगी। हाँ, रोटेट नहीं करेगा तो दिक्कत वाली बात है, बट रोटेट करता है, दैट्स गुड। तो इस तरफ भी डे रहेगा, इस तरफ भी नाइट, हर चीज बराबर चलेगी। फिर इस तरफ ये घूम जाएगा तो इस तरफ डे हो जाएगा, और ये जो इस तरफ घूम जाएगा इस तरफ नाइट हो जाएगी। तो आया समझ में। इसी लाइन को जैसे डिवाइड करी ना सर्कल को, इसको बोलते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आ गया समझ में, क्या करता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मेरे साथ अभी के अभी कमेंट पे लिखो कि सर्कुलर जो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करता है, क्या करता है, डे एंड नाइट में अर्थ को डिवाइड करता है, बताता है, ठीक है। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। और ये सर्कल जो है एक्सिस, जो है एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता, मेल नहीं खाता। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट एक्सिस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन जानना कि जब अर्थ अपने रोटेशन में ऐसे ऐसे घूमता है ना, ये वाला जब ऐसे मूव लेता है, इसमें कितना लगाता है, द अर्थ टेक्स अबाउट कितना 24 आवर्स टू कंप्लीट वन व्हाट, वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे जब अर्थ ऐसे मूव करता है, ये यानी ऐसे रोटेट करता है, तो कितना टाइम लगाता है, 24 आवर्स यानी 24 घंटे का टाइम लगाता है। आया समझ में, ओके। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। और जो रोटेशन का पीरियड है ना, उसको हम बोलते हैं अर्थ डे। क्या बोलते हैं उसको, अर्थ डे। मतलब ये जो रोटेशन है
24 आवर लगा रहा है ऐसे ऐसे घूमने में, रोटेट करने में। तो इसी टाइम को, इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मेरे साथ अभी के अभी कमेंट पे लिखो, इसको क्या बोलेंगे? फटाफट से लिखो। इसको हम बोलते हैं अर्थ डे। आया समझ में? अच्छे से आ गया? क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं अर्थ डे। वेरी नाइस, गुड। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, हमने एमसीक्यूज में भी किया, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी किया था कि डेली मोशन कौन सा होता है अर्थ का, जो डेली काम करे। डेली मोशन, डे एंड नाइट डेली चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर आप देख रहे हैं डे एंड नाइट, तो रोज ही देखते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि 2-4 दिन आपने नाइट देख ली, 5-6 दिन आप डे देख रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। डेली दिख रहा है आपको, रोज के टाइम पे, रोज का एक वो रूटीन बन गया है। तो इसीलिए जो रोटेशन होता है ना, ये एक डेली मोशन होता है अर्थ का। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ लिखो, डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन। रोटेशन को ही डेली मोशन कहते हैं अर्थ का। आ गया इतना समझ में अच्छे से? ये भी समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? मेरे साथ कमेंट में लिखो मेरे लिए कि भाई मैम आ गया है समझ में। लाइक भी हमने कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। What would happen if the earth did not rotate? अब आप सोचिए, अभी तो हम बात कर रहे थे कि अर्थ का रोटेशन जो बहुत ज़रूरी है, डे एंड नाइट होता है और अर्थ डे बोलते हैं, ये सब हमने पढ़ा, जो कि डेली मोशन भी है। चलो अच्छी बात है। बट अगर क्या हो कि अर्थ रोटेट ही ना करे, मतलब ये जो अर्थ है ऐसे जो घूम रहा है, ऐसे घूमे नहीं और ऐसे ही खड़े रहे, एक जगह पे रहे, तो क्या होगा? आपने कुछ सोचा है? आपने क्या इमेजिनेशन आपके अंदर आ रहा है? ये मुझे अभी के अभी कॉमेंट में बताओ। आपको क्या लगता है क्या हो रहा होगा? क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा? ये हमने सेशन के टाइम में भी डिस्कस किया था, बट जिसने सेशन नहीं देखा है, जिसने देखा है वो तो आंसर कर देगा, बट जिसने नहीं देखा था देख लें जाके। और अगर ये ही देख रहे हैं डायरेक्ट, तो आप थोड़ा अपना माइंड यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने समझाया है मोशन ऑफ द अर्थ में अभी रोटेशन की इंपॉर्टेंस। तो अगर रोटेट ना करे तो क्या होगा? अरे भाई, जब अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो सन है एक ही जगह रहेगा, तो सन की रेस सिर्फ इसी तरफ पड़ती रहेगी ना, इसी तरफ ही डे 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 डे, और मौसम टेम्परेचर कैसा? हाई, और दूसरी तरफ ठंडा पड़ा रहेगा, डार्कनेस रहेगी, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो इस तरफ नाइट 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 ही रहेगी, इस तरफ डे 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 ही रहेगा। अगर अर्थ जो है घूमेगा नहीं, रोटेट नहीं करेगा, मैं ही घूम जाऊंगी। आया समझ में? रीड करें, चलो। The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. Warmth मतलब गर्मी। क्या बोल रहे हैं? जो पोर्शन है, the portion of the earth facing the sun would always experience day. जो पोर्शन है ना, जो सन की तरफ फेस करता है अर्थ का, वो हमेशा क्या एक्सपीरियंस करेगा? वो डे एक्सपीरियंस करेगा, यानी दिन एक्सपीरियंस करेगा। अब भाई जब दिन एक्सपीरियंस करेगा तो क्या रहेगा? वो एरिया पूरे टाइम गर्म रहेगा। कैसे रहेगा? ये देखो, बना देते हैं, समझ में आ जाएगा। ये हमारा अर्थ है, ये सर्कल ऑफ एलिमिनेशन की लाइन है ना, ये हमने कह दिया। इसको लिख देते हैं, मैं इसको इससे लिख देती हूँ। ये नाइट का मतलब नाइट हो रही है, यहाँ डे हो रहा है। अब हम हमारा सन बना देते हैं। ये हमने सन बना लिया। अब सन की रेस क्या यहाँ पड़ रही है? हाँ, पूरे टाइम यही पड़ रही है। सन की रेस पूरे टाइम यहाँ पड़ रही है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ सन की रेस पड़ रही है डायरेक्टली। तो ये यहाँ क्या रहेगा? यहाँ पे डे रहेगा और यहाँ पे नाइट रहेगा। अगर अर्थ रोटेट ना करे, अगर अर्थ रोटेट ना करे तो फिर आप समझ लीजिए पूरे टाइम डे 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 ही रहेगा और यहाँ पे नाइट 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 ही रहेगा। और जहाँ डे रहेगा तो इन्होंने क्या बोला है? वहाँ पे कंटिन्यूस ऐसे गर्म क्या रहेगा? गर्म रहेगा। क्या रहेगा? गर्म मौसम रहेगा। कैसा रहेगा? क्लाइमेट वहाँ का गर्म रहेगा। thus bringing continuous warmth to the region। आया समझ में? रीजन मतलब वो एरिया, जगह, ठीक है। देन द अदर हाफ, अब अगर इसकी बात करें, इस वाले हाफ की बात करें, रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। कैसा रहेगा? बेचारा डार्कनेस में रहेगा, अंधेरे में रहेगा, अंधकार में रहेगा। ये वाला एरिया नाइट वाला एरिया, क्योंकि सन की लाइट यहाँ पहुंच कर रही है, मैंने ड्रॉ करके तो बताया। अब बेचारा अंधकार में रहेगा। अब अंधकार रहेगा तो सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, सन की रेस नहीं पड़ रही, यानी हीट नहीं है, तो क्या होगा? यानी ठंडा इलाका होगा। अंधकार के साथ साथ बिल्कुल कैसा होगा? फ्रीजिंग कोल्ड, ठंडी होगी, बिल्कुल ठंड जमा देने वाली, कुल्फी जमा देने वाली ठंडी होगी। आया समझ में? अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा भैया, यहाँ बस रोशनी आती रहेगी और यहाँ पे
ठंडी होती रहेगी, तो मतलब रहने वाले लोग बेचारे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। इसीलिए हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो जिंदगियां हैं, जो लाइफ है, द लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में जीना, लाइफ जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्या आपको समझ में आया ये पूरा? अगर ये जो हमसे सवाल करा कि अगर अर्थ रोटेट ना करे तो क्या होगा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और ब्रीफ दे देती हूँ कि अगर अर्थ रोटेट ना करे तो एक तरफ क्या रहेगी, इसी तरीके से भाई रोशनी रहेगी, टेम्परेचर हाई रहेगा, सर्वाइवल के लिए पॉसिबल नहीं है, और दूसरी तरफ नाइट रहेगी, डार्कनेस रहेगी और ठंडा फ्रीजिंग कोल्ड रहेगा, ये भी सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो जो भी कंडीशंस अगर रोटेट नहीं करे अर्थ, तो कंडीशंस रहने के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लाइफ सपोर्ट नहीं हो पाएगी। आया समझ में? लाइक कर दिया आपने, आगे बढ़ जाएं। जी हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। चल, The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. पहला मोशन हमने समझा, पहले मोशन की इंपॉर्टेंस समझी, हमने ये भी जाना कि इसे डेली मोशन कहते हैं। अब बात आ जाती दूसरे वाले मोशन की। दूसरा मोशन कौन सा है हमारा? दूसरा मोशन है हमारा रिवॉल्यूशन। क्या है हमारा दूसरा मोशन? हमारा रिवॉल्यूशन है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ऐसा मोशन जब सन के आसपास, ये हमारा सन है, ये वाला रिवॉल्यूशन, अगर यहाँ देखे, अभी हमने देखा था ना, ये देखो, ये क्या है, ये रिवॉल्यूशन बता रहा है। क्या बता रहा है ये रिवॉल्यूशन? जब सन के आसपास अर्थ ऐसे ऐसे राउंड एंड राउंड मूव कर रहा है, ये है रिवॉल्यूशन, इसी की बात कर। ठीक है, बढ़े आगे। चल, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, कटी हो गया, देखो बताओ यार, कटी हो गया। The second motion of the earth around the sun, its orbit is called revolution. उसे हम revolution बोलते हैं। ठीक है, it takes 365 1/4 days 1 year to revolve around the sun। मतलब कितना? 365 days लेता है, और 6 hours या 1/4 यहाँ लिखा है, 1 साल लगा देता है अर्थ की, सन के अराउंड मूव करने में। मतलब ये जो राउंड ले रहा है ना सन, ये जो ऐसे ऐसे अर्थ, ये जो राउंड ले रहा है, ये है अर्थ, ये अर्थ राउंड ले रहा है, किसके? लिखा है ना सन, तो ये करने में कितना टाइम लगा देता है? 1 year। कितना टाइम लगा रहे हैं? 1 ईयर का टाइम लगा रहा है। समझ में आ रहा है? 1 ईयर का टाइम लगा देता है अर्थ सन के आसपास जब घूमता है, पूरा रिवॉल्यूशन रहता है, 1 ईयर लगता है। 1 ईयर कब होता है? जब 365 1/4 डे होते हैं। इतना आया समझ में? ठीक है, आ गया। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज। बट हम क्या कंसिडर करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि वी कंसिडर अ ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज। हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारा जो ईयर है वो सिर्फ 365 डेज का है। हम ये जो 1/4 है ना, इसको अभी क्या कर लेते हैं, हम इसको अभी इग्नोर करते हैं, फिलहाल के लिए इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ 365 डेज को लेके चलते हैं ओनली, एंड इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने अच्छे के लिए, बाद में यूज करने के लिए, ये जो बचे कुछ 6 hours है, जो 1/4 है ना, ये 1/4 यानी क्या है, ये 1/4 यानी 6 hours है। ये 6 hours को अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए क्या करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। क्या यूज होगा आगे देखते हैं। इतना आया समझ में? इतना आया समझ में? मेरे साथ बोलो कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। रिवॉल्यूशन जब क्या होता है, अर्थ सन के आसपास राउंड एंड राउंड मूव करता है, उसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। कितना टाइम लगाता है? 1 ईयर का टाइम लगाता है, यानी 365 डेज, 1/4 यानी 365 डेज, 6 hours। बट हम कन्वीनियंस के लिए 6 hours को इग्नोर कर देते हैं, ओनली 365 डेज को यूज करते हैं 1 ईयर को बोलने में। इतना आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। लाइक करा आपने? कर दिया होगा। चलो, ये देखो इस तरीके से हो रहा है, ये दिख रहा है, ये 4 अर्थ नहीं है, ये एक ही अर्थ है। ये देखिए ऐसे राउंड एंड राउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे 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 सन के आसपास रिवॉल्यूशन चल रहा है। किसका? अर्थ का। कितना टाइम लगा रहा है? 365 डेज, 6 hours। बट हम क्या कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसी को ले रहे हैं सिर्फ 1 ईयर कहने में। आया समझ में? इसको अच्छे से समझेंगे, ऐसा नहीं कि यही के ही समझा दिया हो गया। और क्या चीजें दिख रही है, देखो इमेज में, और क्या दिख रहा है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है। और ये जो बाकी चीजें ना, स्प्रिंग, इक्विनॉक्स, समर, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जिसने देखा है सेशन पहले के चैप्टर्स के एमसीक्यूज, एमआईक्यूज और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अटेंड करे ना, उसको तो सब समझ में आ जाएगा। बट जो अभी पहली बार देख रहे हैं ना, उनको समझ में नहीं आएगा। बट डोंट वरी, मैं हूं, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो बिल्कुल चिंता वाली, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। अब 6 hours saved every year are added to make one day, 24 hours over a span of 4 years।
अब क्या कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हमें जो 365 डेज में से 6 आवर्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, हमने देखा सेक ऑफ कन्वीनियंस, बाद में यूज करने के लिए देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो 6 आवर्स से सेव कर लेंगे हर साल, ताकि क्या बन जाए, एक दिन बन जाए। क्या बनेगा, एक दिन बनेगा, 24 आवर्स ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, मतलब 4 साल लग जाएंगे, 6 सालों को 24 होने में। कितना टाइम लग जाएगा, 4 साल। देखिए अगर 365 डेज 6 आवर, ये हुआ फर्स्ट ईयर में, इसको फर्स्ट कर दो। फिर सेम हो रहा है 365 डेज 6 आवर, ये सेकेंड ईयर में हो रहा है। फिर ऐसे करते करते ये हो रहा है थर्ड ईयर में, ये हो रहा है फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में यानी जो 6 आ रहे हैं इनको प्लस करते जाओ। अब क्या होगा, 6 + 6 कितना बना देगा, ये 24 आवर्स बना देगा। यानी 24 आवर्स मतलब 1 डे। 24 आवर्स का मतलब क्या होता है, एक दिन होता है। होता कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही, सही कह रही ना, इतना आपको पता है। हाँ जी बिल्कुल पता है। ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स, यही कह रहे हैं कि जो 6 आवर्स हम बचाते हैं ना हर साल, वो ऐड होते जाते हैं, वो ऐड होते जाते हैं। तो 6 आवर्स जब तक ऐड करते हैं जब तक कि टोटल 24 आवर्स ना बन जाए। तो ठीक है, हमने ऐड करा, अभी रखा संभाल के, फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर में भी हमने 6 आवर्स को संभाल के रखा, फिर थर्ड ईयर में भी संभाल के रखा, फोर्थ ईयर में भी संभाल के रखा। हाँ बट जब हमने प्लस किया तो हाँ 6 + 6 + 6 करते करते 18 हुए, एक और प्लस कर दिया फोर्थ ईयर में तो 24 हो गए, यानी 1 डे हो गए। क्या हो गया, 1 डे हो गए। कब होते हैं, 4 ईयर का टाइम लगा देता है। तो यही वो कह रहे हैं कि इसीलिए हम 6 आवर्स का यूज करते हैं, हम वेस्ट नहीं करते, कुछ भी हम वेस्ट नहीं करते, सब यूज कर लेते हैं। ये तो हमने यूज करा, ठीक है। दिस सरप्लस डे, अब अगर मानो ये एक दिन आया है तो उसका करें क्या, क्योंकि हम क्या ले रहे थे, हमने पढ़ा था, हम तो सिर्फ इसी को मान रहे थे, जो भी मान रहे थे हम तो सिर्फ इसी को मान रहे थे 1 ईयर का। अब जब 24 आवर हो गया यानी 1 डे आ गया, तो 365 + 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 366 डेज। तो अब क्या करें इस 366 का, क्या करिएगा इस 366 डेज का, क्या मतलब हुआ, क्या यूज हुआ, देखते हैं। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। ये जो सरप्लस डे है, ये जो 1 डे है ना, 24 आवर्स का जो 1 डे बन गया, यहाँ पे हमने बनाया, हमने कैलकुलेट करा, मैथ सॉल्व करी ना, चलो बहुत अच्छे सॉल्व करी। तो दिस सरप्लस इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ये जो सरप्लस है ये किसमें ऐड हो जाएगा, फेब्रुवरी के मंथ में ऐड हो जाएगा। Thus every 4th year February is of 29 instead of 28 days। इसीलिए हर 4 साल में, हर आने वाले 4 साल में क्या हो जाता है, फरवरी में 29 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ 28 डेज। कब कब होते हैं, जैसे अगर मान लो 2000 में फरवरी कितना रहा अपना, कितना रहा अपना 29 डेज का, तो 2004 में कितना हो जाएगा, फिर से 29 डेज का। बट 2001, 2002, 2003 में क्या रहेगा, 28 डेज का। आया समझ में। तो 2024 मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने पूछा भी था क्लासेस के टाइम पे, कि अगर 2024 है तो क्या ये लीप ईयर है या नहीं। अब बताइए, क्या ये लीप ईयर है या नहीं। अब ये लीप ईयर क्या है, अब आप पूछोगे, जिसने नहीं देखा तो वो यही पूछेगा। लीप ईयर क्या होता है, ऐसा ईयर जब 366 डेज होते हैं, वो जो 1 सरप्लस आया ना, सरप्लस डे आया 1 डे, 6 को प्लस करके 24 आवर, तो 1 डे कहाँ यूज करा, 366, उस 1 डे को हमने फरवरी में यूज कर लिया। तो इसी यही 366 डेज को, क्योंकि हम तो 365 का डे का लेके चलते हैं ना, कि साल हमारा 365 दिन का है, 365 डेज का है, बट ये 366 क्यों, तो इसी टाइप के जो 366 डेज आते हैं जब एक साल में, तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो 2024 चल रहा है अभी करंट ईयर, क्या ये लीप ईयर, ये जो लीप ईयर है या नहीं है, आपका ये क्वेश्चन है, आप ये मुझे बताएंगे, कॉमेंट में बताइएगा। चल बताना है, बता दिया होगा जिसको आ गया होगा समझ में कि है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, अच्छे से आ गया। क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जो 6 आवर्स है वो क्या करें, ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं हर एक घंटे में 6 आवर्स, हर एक मंथ में हर एक ईयर में 6 आवर्स ऐड हो रहे हैं। मैं भी घंटे मंथ बोल रही हूँ तो बाप रे, फिर तो कितने हो जाएंगे, हो जाता है थोड़ा थोड़ा, मैं भी इंसान हूँ ना, मेरे से भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, बट ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा। बट थोड़ा बहुत तो चलता है ना, अलाउ करते हो ना, करते हो, थैंक यू, आप अच्छे स्टूडेंट्स हो मेरे। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर, हमने 6 आवर को भाई हर साल ऐड सेव करा, अच्छी बात है। 24 आवर बनने तक हम ऐड संभालते रहेंगे। पहले साल हमने संभाला फर्स्ट ईयर में, फिर संभाला सेकंड ईयर में, फिर संभाला थर्ड ईयर में, फिर संभाला फोर्थ ईयर में। अब हम देखेंगे क्या ये संभालते संभालते टोटल 24 हो रहा है क्या, देखते हैं। 6 + 6 सेकंड ईयर में 12 हो रहा है, नहीं। 6 + 6 + 6 थर्ड ईयर में 18 हो रहा है, नहीं। अब ये देखते हैं 6 + 6 + 6 + 6 फोर्थ ईयर में 24, हाँ हो रहा है, 24 हो रहा है, यानी 1 डे हो रहा है,
हाँ तो इस ईयर में ये हो रहा है, तो यानी ये ईयर क्या कहलाएगा, ये ईयर लीप ईयर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये वन डे 365 में 365 डेज वाले ईयर में ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 366 डेज। और 366 डेज को हम क्या बोलते हैं, 366 डेज को हम बोलते हैं लीप ईयर। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे, ये टॉपिक आपको इतना ये जो है समझ में आ गया है, आपने लाइक भी कर दिया है, कमेंट में भी आपने 2024 का बता दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। The earth is going around the sun in the elliptical orbit। जो पाथ अर्थ लेता है किसके अराउंड, सन के अराउंड। कैसे? ये देखिए, देखा ही होगा आपने, ये जैसे सन है, सन के अराउंड एक पाथ ले रहा है कौन, अर्थ। ऐसे जो पाथ में जा रहा है अर्थ, ठीक है, जो भी ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया होगा, आप इसको बिल्कुल ऐसे मत ले कि मैम ने टेढ़ा, ये ऐसे अर्थ जा रहा है, ऐसे पाथ में ऐसे अर्थ जा रहा है, तो यही पाथ, इसी की बात हो रही है। क्या बोल रहे हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई इसी, बाप रे तो बहुत ज्यादा थिक हो गया, इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, ये जो पाथ ले रहा है अर्थ, ये जो पाथ ले रहा है इसी को हम बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसी पाथ को, इस पाथ को हम बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब ये जो जा रहा है ना, ये ऐसे, कैसे, ये वाला, ये जो पाथ है, ऑर्बिट तो बोलते हैं बट कौन सा वाला, एलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब ये जो पाथ ऐसे ऐसे राउंड एंड राउंड जा रहा है, ये एक एलिप्टिकल पाथ है। किसका, अर्थ का। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नाउ थ्रूआउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम देखें जब अर्थ अपने ऑर्बिट पे ऐसे मतलब मूव करता है, रिवॉल्व करता है ना, तो क्या रहता है, सेम डायरेक्शन में झुका हुआ रहता है। मतलब अगर ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ऐसे झुका ही रहेगा, ऐसे 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 झुका ही रहेगा, ठीक है। रिवॉल्व करते करते, मुझे लगता है रोटेशन और रिवॉल्यूशन में ना ये जो चैप्टर है मोशन में मेरे को चक्कर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ, तो चक्कर भी आ जाए तो कोई बात नहीं, वैसे तो नहीं आएंगे क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, आई नो। ओके, तो इंक्लाइन रहता है सेम तरीके से। ओके, ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। हम देखते हैं जो ईयर है, ईयर कैसे डिवाइडेड रहता है, ये चीज हम नोटिस करते हैं ना। हम ये देखते हैं साल में समर सीजन भी आता है, हाँ जी आता है, देन विंटर सीजन भी आता है, हाँ बिल्कुल आता है, स्प्रिंग सीजन भी रहता है और ऑटम सीजन भी आते हैं। मतलब ये सीजन्स पूरे सालाना, ईयरली हम नोटिस करते हैं कि आते हैं। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। यही सीजनल चेंज, जिन सीजन चेंज की बात करें ना, कि क्यों हमने अचानक से सीजन का डिस्कशन किया, इसीलिए ही किया क्योंकि रिवॉल्यूशन के कारण जो अर्थ अपना क्या करता है, अर्थ एक ही तरफ झुका हुआ रहता है और ऐसे रिवॉल्व करता है सन के आसपास, तो जो पोजीशन चेंज होती है सन की, है ना, तो अर्थ की जो पोजीशन चेंज होती है सन के आसपास, इन्हीं के कारण ये जो सीजन पड़े ना हमने, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये चेंज होते हैं। क्या आपको ये समझ में अच्छे से आया? देखो, अर्थ जिस प्लेन पे, जिस ऑर्बिट पे मूव करता है सन के आसपास, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। अच्छे से समझ लिया? जी हाँ। फिर हमने देखा कि अर्थ जब मूव करता है ऐसे अपने ऑर्बिट पे राउंड एंड राउंड घूमता है, ऐसे झुका हुआ रहता है इस तरफ, जैसे जो भी तरफ रहे ऐसे इंक्लाइंड रहता है, मतलब टिल्टेड रहता है, एक ही पोजीशन में ऐसे ऐसे इंक्लाइंड रह के सन के आसपास अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। भाई ठीक है, अच्छा बच्चा है, कर रहा है काम। देन क्या हो रहा है, हम ये देखते हैं कि जो थ्रू आउट द ईयर मौसम बदलते रहते हैं, कभी ऑटम सीजन आता है, स्प्रिंग आता है, समर आता है, विंटर आता है, ठीक है। बट ये आता कैसे है, ये इसलिए आता है कि सीजन चेंज होते हैं। सीजन कैसे चेंज होते हैं? क्योंकि अर्थ क्या करता है, अर्थ सन के आसपास अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, ऐसे राउंड एंड राउंड घूमता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, मतलब कभी ऐसे इधर 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 ऐसे करते करते तो सीजनल चेंज होते हैं। इसीलिए रिवॉल्यूशन बड़ा जरूरी है सीजनल चेंज के लिए। जैसे रोटेशन किस लिए जरूरी है, अब भी क्या, अभी कमेंट में बताओ, हमने बहुत अच्छे से समझा था रोटेशन क्या कराता है। फिर बढ़ते हैं आगे, बता दिया। चल अभी देखते हैं समर सॉल्स्टिस, ये सब हमने समझा। अभी हम समझेंगे ये समर सॉल्स्टिस क्या होता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो रेडी हैं आप? उससे पहले आपने क्या मुझे रोटेशन के बारे में बता दिया है? आई होप आपने मुझे रोटेशन के बारे में बता दिया होगा कि रोटेशन के कारण क्या होता है, डे एंड नाइट चेंज होता है, जैसे रिवॉल्यूशन के कारण सीजनल चेंज होते हैं। आगे बढ़ चुके हैं, अब समझे समर सॉल्स्टिस क्या होता है। किसी को थोड़ा बहुत भी याद है समर सॉल्स्टिस क्या होता है? समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, थोड़ा बहुत भी किसी को याद है तो कमेंट में बताओ। चलो मैं वेट कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि क्या होता है। आई होप बता दिया होगा, मैं इतनी उम्मीद कर सकती हूँ। देखिए शुरुआत कैसी है, ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अगर कब की बात करें, हम बात करें 21 जून की। 21 जून को भाई क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो सन की तरफ टिल्ट होता है। ये वाले को लेके, ये अभी समर पढ़ रहे हैं ना, तो अभी हम इतने पोर्शन पे फोकस करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन पे अभी हम फोकस करेंगे, ये वाला
इस पोर्शन पे फोकस करो, अभी कहीं और मत देखो, सिर्फ इस पोर्शन को देखो, कहीं और देखोगे ना कंफ्यूज हो जाएगी। चलो मैं फिर से बाउंड्री क्रिएट कर देती हूँ कि इस पोर्शन को देखो, ये वाला पोर्शन, सिर्फ अभी ये वाला पोर्शन पे फोकस करा जाएगा। ये अर्थ है, ये सन, सिर्फ इतने पोर्शन पे देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं समर सॉल्स्टिस, और समर सॉल्स्टिस यहाँ लिखा है तो हम इस पे फोकस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं कि द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। ये जो नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर क्या आपको दिख रहा है, नॉर्थ क्या है, ये होगा ना नॉर्थ, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये लिख देती हूँ मैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये बीच की जो रेड लाइन जा रही है ना, ये रेड वाली, ये इक्वेटर है। ये कौन सी लाइन है, इसको लिख दूं यहाँ पे, इक्वेटर की लाइन है, ठीक है मैम, समझ में आ गया हमें, इक्वेटर की लाइन है। ओके मैम, थैंक यू, आपने बता दिया ये इक्वेटर की लाइन है, मैम ने बता दिया, मतलब मैंने आपको बता दिया, इतना समझ में आया। क्योंकि हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम नदर्न हेमिस्फीयर पे फोकस करेंगे। क्या कह रही है, द रेज ऑफ द सन, इनको देख लेते हैं, आप देख लीजिए, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सन की रेज है, जो सूर्य की किरणें हैं, ये जो सूर्य की किरणें अभी आएंगी, किस पे पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आप मुझे बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें कहाँ मिलेगा, फटाफट से कमेंट में बता दो, जिसने सेकंड चैप्टर पढ़ा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें कहाँ मिलने वाला है, फटाफट से बता दो। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था चैप्टर सेकंड में, जिसने नहीं देखा है, अभी भी मैं कह रही हूँ, आप चैप्टर सेकंड, चैप्टर फर्स्ट भी नहीं देखा है वन, तो देख कर आइए। जब वो सब देखेंगे ना, तो आपको ये प्लैनेट्स, ये फिनोमिना, ये टॉपिक ऑफ कैंसर, पोल्स, इक्वेटर, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब बात आती है, मैंने आपसे क्वेश्चन करा था कि जो सन रेज फॉल हो रही किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो कहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर मैं आपको इससे, रुको, कौन से कलर से करूँ, व्हाइट से कर दूँ, यहाँ पे व्हाइट से कर देती हूँ, ये रहा, थोड़ा बड़ी उससे कर लेती हूँ, ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, डिलीट बोल रही हूँ, ये आपका, ये है ना, ये जो व्हाइट लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिख रही है रेड के ऊपर व्हाइट लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में। क्या नॉर्थ के, नॉर्थ साइड दिख रहा है, ये रेड से हट ही गया, क्या दिख रहा है आपको नॉर्थ साइड, ये क्या है, ये है नदर्न हेमिस्फीयर, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, अच्छी बात है। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव्स मोर हीट, इसी कारण क्या होता है, इन एरिया में रिसीव होती है मोर हीट। कैसे, सन की रेस पड़ रही है किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, चलो देखते हैं कैसे पड़ रही है, ये रहा सन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही, क्या आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो एक बार नीचे ड्रॉ कर देती हूँ, मैं नहीं चाहती कोई कंफ्यूजन हो। वैसे तो ये देखो ऐसे है, ये बना देती हूँ इक्वेटर, ऐसे डिवाइड कर देती हूँ, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये मतलब नॉर्थ नॉर्थ, ये साउथ, ये मैंने बना दिया। अब क्या बोल रहे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात आ रही, ये हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ बना दिया, ये दिख रहा है ग्रीन लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब बात आ जाती, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, चलो उसको सीधी कर देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी भी टेढ़ी बनी है, अब ठीक है। अब हम सन बनाएंगे, ये सन है, क्या बोल रहे हैं, यहां पहले पढ़ो, ये बोल रहे हैं द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ग्रीन लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, लिख दूं, लिख देती हूँ, क्योंकि लिखूंगी नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली जो लाइन है ग्रीन से मैंने लिख दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारी 0 डिग्री की लाइन है, ये क्या है हमारी, ये तो हमारी इक्वेटर है, इसको ऐसे एरो करके लिख देती हूँ इक्वेटर, ठीक है। अब दिख रहा है इक्वेटर, ये आ रहे हैं ना, रुको, हमारा इक्वेटर है, ठीक है, हमने देख लिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ, और सॉरी, और इक्वेटर की लाइन है। कैसे पता चला, कैसे पता चला, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में जो लाइन आती है, लैटिट्यूड आता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का होता है। अब बोल रहे हैं हमसे सनरेज डायरेक्ट कहाँ पड़ रही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रही, कैसे पड़ रही, देखिए, ये मतलब इस पोर्शन में सन की रेज पड़ रही है, जब इस पोर्शन में जो हमारा सन है, सन की रेस पड़ रही है, तो क्या होगा, क्या लगता है आपको क्या होगा, तो इस पोर्शन में हीट होती है। क्या लिखा है इसमें, अब इसको पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। अब शुरू से रीड करें, क्या लिखा है, 21 जून को, ये डेट, ये सारी चीजें कब हो रही है, ये ध्यान रखना है, 21, ये सब जो हो रहा है 21 जून। On 21st June,
द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। क्या हमें 24 जून को नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ बोलेंगे मेरे साथ, ऐसे टिल्टेड दिख रहा है, ये सन है, सन की तरफ टिल्टेड दिख रहा है, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, इस बात से हम अग्री कर रहे हैं। ओके, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सन की रेज है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रही है, ये जो ग्रीन लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हाँ बिल्कुल आ रही है। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। इसी के कारण जो ये वाला एरिया है यहाँ पे गर्म होगी। अंडरस्टूड है, जहां पे सन रेज पड़ती है तो क्या वहां गर्म नहीं होता? क्या वहां गर्मी नहीं होती? होती है कि नहीं होती? मुझे कमेंट में बताओ। अंडरस्टूड है ना, होती है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा? गर्म रहेगा। चलिए ठीक है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की साइड गर्म रहेगा। अब क्या बोल रहे हैं? द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। अब जो पोल्स के पास का जो एरिया है वो क्या रहेगा? वहां पे सन रेज मतलब इतने अच्छे से पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि स्लेंट होगी। मतलब ये जो पोल्स का एरिया ऐसे ऐसे सन रेज यहाँ और यहाँ भी ऐसे ऐसे प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही इस वाले पोल तक भी। और इस पोल की बात की जाए तो भी टेढ़ी टेढ़ी, ये दिख रहा है आपको? टेढ़ी टेढ़ी जा रही है। रेड से ही बना देती हूँ, कैसे जा रही? स्लैंट हो रही ना, तिरछी हो रही है। तो इसलिए क्या बोला? इसलिए सन की रेज मतलब इस पोल्स के एरिया में कम हीट आएगी। क्यों? क्योंकि सन रेज स्लैंट हो रही, टेढ़ी होके पहुंच रही। चलो ठीक है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। आर्कटिक सर्कल कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पता होना चाहिए। आर्कटिक सर्कल हमारा यहाँ होता है। क्या हमारा यहाँ आर्कटिक सर्कल होता है? जी हाँ, हमारा आर्कटिक सर्कल यहाँ होता है। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हीट पड़ रही तो अच्छा, मतलब सनरेज पड़ रही तो हीट है, गर्मी है, बट पोल्स तक इतने अच्छे से नहीं पहुंच पा रही, थोड़ी सी स्लैंट हो रही, टेढ़ी हो रही, तो हीट इतनी नहीं है। और जो आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड का एरिया है वहां पे क्या बोला है? वहां पे बोला है द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एट द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ। मतलब 6 महीने तक यहाँ पे कंटिन्यूअस क्या रहेगी? डे लाइट रहेगी। क्या रहेगी? डे लाइट, दिन की रोशनी रहेगी। आया समझ में? 6 महीने तक क्या फिनोमिना है? किसकी बात कर रहे हैं हम? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? समर सॉल्स्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने क्या देखा? तब जाके आगे पढ़ेंगे कि सन के जो रेज है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही। क्यों पड़ रही? क्योंकि नॉर्दर्न साइड ऐसे टिल्टेड है सन की तरफ। ठीक है भाई, हीट वाला एरिया है, यानी यहाँ गर्म है। और पोल्स की तरफ इतने अच्छे से हीट नहीं पहुंच पा रही क्योंकि सन रेज टिल्ट हो रही है। हमने क्या देखा? जो बियॉन्ड एरिया है किसके? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल यहाँ होता है ना पोल्स के बाद। हाँ, तो क्या है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हो रहा है कि फिर कंटिन्यूअस जो आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड का एरिया है डे लाइट रहेगी 6 मंथ्स के लिए। इतना आया समझ में? ये सारी चीजें कब हो रही है? 21 जून को हो रही है। आगे बढ़े? हाँ चल आगे बढ़ते। आगे क्या लिखा है वो देखेंगे। अब आगे लिखा है सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। मतलब अगर इतनी ज्यादा हीट आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो अंडरस्टूड है ना, तब क्या होगा? समर सीजन होगा, गर्मियों का मौसम होगा। हमने देखा ना कि कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है। ये देखिए नॉर्थ है, ये नॉर्थ दिख रहा है, ये वाला एरिया सन की तरफ कैसे झुका हुआ है। तो सन की रेस क्या पड़ रही? डायरेक्ट पड़ रही। तो क्या रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे रहेगा समर सीजन। क्या है? समर सीजन। इसीलिए इतनी ज्यादा लाइट आ रही है और समर सीजन रहेगा। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। मतलब क्या रहेगा? जब लंबे दिन होंगे और छोटी नाइट होगी। कब होगा ये पॉसिबल? 21 जून को होगा। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब टिल्टेड है सन की तरफ। एट दिस टाइम, अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, हमने तो नॉर्दर्न का जान लिया, तो एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स। अब यहाँ पे गर्मी है, बढ़िया, टेम्परेचर भी हाई है, गर्मी है। उसके जस्ट अपोजिट नीचे वाला एरिया, ये साउथ वाला एरिया सदर्न हेमिस्फीयर दिख रहा है, मैं रेड से कर देती हूँ ये। अब इस वाले एरिया की बात हो रही है। अब इस वाले एरिया में क्या रहेगा? जस्ट अपोजिट। अपोजिट कैसे? आप मुझे बताइए। अगर अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन कह रहे हैं तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ऊपर अगर गर्मी है तो नीचे वाले एरिया में क्या होगा? ये कमेंट में आप मुझे अभी बताइए फटाफट से। अंडरस्टूड है ना? ऑपोजिट लिख दिया, यहाँ पे लिख ही दिया है रिवर्स, तो आप कहने सोचने की बात ही नहीं रही। क्या होगा? यहाँ पे विंटर्स होंगी। तो लिखा है ना, इट इज विंटर सीजन देयर द नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज। और विंटर सीजन होगा तो साथ में क्या होगा भाई? रात लंबी होगी और दिन क्या होंगे? दिन छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे हो रहे हैं, रात छोटी हो रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए। दिस पोजीशन, कौन सी पोजीशन? जब सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा, दिन जो है छोटे होंगे, रात लंबी होगी। इसी पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इसी पोजीशन ऑफ अर्थ और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस। क्या बोलते हैं हम? इसको हटा दूं, ये दिख जाएगा आपको। इसी फिनोमिना को हम बोल रहे हैं समर सॉल्स्टिस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपको दिख रहा है ना सन की तरफ टिल्टेड, सदर्न इस तरफ है, तो ये हो गया समर सॉल्स्टिस। 21 जून को होता है।
क्या होता है, दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, गर्मी का मौसम रहता है, गर्म रहता है, हीट रहती है। जस्ट अपोजिट सदन में क्या होगा, क्या होगा, मेरे साथ बोलिए या मेरे साथ लिखिए, क्या होगा भाई, यहाँ पे रात लंबी होगी, दिन छोटे होंगे और मौसम ठंडा रहेगा, और इसी फिनोमिना को, इसी को हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। बहुत अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने डायग्राम बना के भी समझा दिया था। तो क्या कर दो, लाइक कर दो, समर सॉल्स्टिस को आपने समझ लिया है। फिर हम समझेंगे विंटर सॉल्स्टिस को। आया समझ में, लाइक कर दी, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। ओके, अब मेरी बारी। अब हम पढ़ेंगे विंटर सॉल्स्टिस के बारे में। अब हमें किस एरिया में फोकस करना है, अब हमारा फोकस रहेगा इस एरिया में। बाकी सारे एरियाज इग्नोर करो, इस एरिया पे फोकस करो, ये मैंने बना दिया। इसी तरफ देखो, अब इसको पूरा क्रॉस, मतलब इन एरियाज को मत देखो, सिर्फ इतने एरिया पे फोकस करो। ये वाले क्या लिखा है, ऑन 22 दिसंबर। कहाँ बात आ गई, 22 दिसंबर, लगभग 6 महीने बाद। 21 जून की हमने बात की थी, अब हम बात करें दिसंबर की। देखते हैं क्या कह रहे हैं। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है, सदर्न हेमिस्फीयर यानी इक्वेटर के जस्ट नीचे। और उसकी डिग्री क्या होती है, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं ना। अब क्या बोल रहे हैं, इसको मैं यहाँ बना देती हूँ इस पोर्शन में, तब हम ध्यान देंगे, तब आपको समझ में आएगा। फिर से हम क्या बनाते हैं, अपना ऐसे ग्लोब अर्थ बना लेते हैं। अर्थ बनाया, ये देखिए, इक्वेटर बड़ा जरूरी है, इक्वेटर बनाएंगे। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे फिर भी लिख देती हूँ एस, यहाँ पे भी एन लिख देती हूँ। आया समझ में, आ गया। ये 0 डिग्री की इक्वेटर की लाइन है। क्या लाइन है, ये इक्वेटर की लाइन है। इस लाइन को ऐसे लिख देती हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा, इक्वेटर। हमसे किस लाइन के बारे में पूछा, हमसे पूछा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन का, सॉरी। ये देखो, ये लाइन क्या है हमारी, क्या बोला है हमसे, कौन सी लाइन बोली, हमसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बोला है, लिख लिया हमने। ठीक है, सन को बनाते हैं। अब सन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से समझ में आ गई, हमने सन बना लिया। ठीक है, एस लिख देती हूँ यहाँ पे, सन आपको समझ में आ जाएगा। सन की रेस क्या बोल रहे हैं, अब इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं ये, ऑन 22 दिसंबर। ये वाला फिनोमिना कब हो रहा है, ये वाला फिनोमिना में लिख देती हूँ 22 दिसंबर को हो रहा है। ये वाला फिनोमिना कब हो रहा है, 22 दिसंबर को हो रहा है। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑन द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट। क्यों हो रहा है, क्योंकि साउथ पोल, अब साउथ का एरिया, जो साउथ पोल है सदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ आपको एक मूवी इंडस्ट्री उसका मत सोचिए, साउथ अपने साइड का, हम पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए साउथ अपने इंडिया का। सदर्न पोल जो है, सदर्न एरिया, सदर्न हेमिस्फीयर किसकी तरफ टिल्ट है, सन की तरफ। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में हमें क्या मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या बोले, सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है। देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये मैं जो रेड रेड बना रही हूँ ना, ये समझ जाइए सन की रेस है, क्योंकि लिखना भी जरूरी है तो आपको ये दिखना भी जरूरी है, इसलिए ये सन रेस डायरेक्टली पड़ रही है। कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आ रहा है इस एरिया में, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में सन की रेस पड़ रही है। चलिए, as the sun rays fall vertically at the tropic of Capricorn 23.5 degree south, इनकी डिग्री है, a larger portion of the southern hemisphere gets light। इसका मतलब जो लार्जर पोर्शन है, जो ज्यादा पोर्शन है किसका, सदर्न हेमिस्फीयर का जो ज्यादातर पोर्शन वाला एरिया है, ये वाला पोर्शन एरिया है, क्या रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा हीट। क्या होगा भाई, हीट रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, हाँ रहेगी। जहां सन की रेज होगी हीट तो वहीं आएगी। Therefore it is summer in the southern hemisphere with longer day and shorter night। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। क्यों समर होगा, क्योंकि यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर जो टिल्टेड है, सन की तरफ तो रेज आ रही है, तो गर्मी होगी। क्या होगा, गर्मी होगी। अब जब गर्मी होती है कहीं तो क्या होता है, अंडरस्टूड है ना, दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। क्या होते हैं, डेज लार्जर होते हैं और नाइट छोटी होती है। क्या इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, बता दूं। देखो, सदर्न हेमिस्फीयर किसकी तरफ टिल्टेड है, सन की तरफ। सन की रेस डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमें कहाँ मिलता है, सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। ठीक है, अब जब यहाँ हीट आ रही तो सदर्न हेमिस्फीयर कैसा रहेगा, गरम गरम रहेगा, गरम माहौल रहेगा, बढ़िया हीट रहेगी वहाँ पे। और जब हीट रहेगी जहाँ पे, तो लॉन्गर डे होंगे और शॉर्टर नाइट होगी। बढ़े आगे, चलो
द रिवर्स हैपन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और रिवर्स चीज होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्या रिवर्स होगा, मतलब अगर नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होगा। दोनों मैंने कहा ना भाई भाई आपस में ऐसे, हम साथ में नहीं, ओपोजिट बिल्कुल, ठीक है। अगर किसी को ठंडा पानी पीना है तो बोलेगा नहीं मुझे गर्म दूध दो, इस टाइप का, बिल्कुल उल्टा, ये समझ लीजिए। तो क्या है, द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टिस। मतलब जब सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है, मतलब रातें लंबी दिन छोटे, तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। क्या इतना अच्छे से आपको समर और विंटर सोल्स्टिस समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, डाउट, समस्या, दिक्कत तो नहीं है कि दोबारा रिपीट करूं, बता दूं? देखो क्या है, अब इसको पूरा देखो। समर सोल्स्टिस में आपको दिख रहा है कि जो नदर्न साइड है, जो नदर्न पोर्शन है, ये जो नॉर्थ साइड है, ये झुका हुआ है सन की तरफ। अब सन की तरफ नॉर्थ है तो यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर कहाँ मिलता है हमें, इक्वेटर के ऊपर नदर्न साइड में। हीट आएगी, बढ़िया गर्मी होगी, दिन लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी। जस्ट अपोजिट साउथ में चल रहा होगा, क्योंकि साउथ तो दूर है, तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ठंडी हो रही होगी। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं समर सोल्स्टिस, ठीक है। अब भाई बात आ जाती है विंटर की। विंटर में साउथ का देख रहे हैं आप कैसे सन की तरफ टिल्टेड दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? साउथ सन की तरफ है, नॉर्थ बेचारा उस तरफ चला गया, तो नॉर्थ में क्या रहेगा, विंटर रहेगा, साउथ में ठंडी रहेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में सॉरी गर्मी रहेगी, क्योंकि सन की रेस पड़ रही है। ट्रॉपिक ऑफ किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सदर्न एरिया में मिलता है ना, इसका मतलब यहाँ पे रहेगी सदर्न हेमिस्फीयर में लंबे दिन छोटी रात। जस्ट अपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेगी विंटर, यानी क्या, छोटे दिन और लंबी रात। क्यों? क्योंकि विंटर है, तो क्या हो जाएगा, ये विंटर सोल्स्टिस हो जाएगा। और ये फिनोमिना यहाँ पे कब होता है, ये होता है अपना 21 जून, ये होता है अपना 22 दिसंबर। ये कोई अलग लैंग्वेज नहीं, उर्दू जैसी नहीं है, ये देखो 22 दिसंबर। आया समझ में? अब आ गया डिफरेंस समझ में, आगे देखते हैं आगे क्या है। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। अब कभी ऐसा भी मौका आता है कि भाई सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पड़ती है। अब ये नॉर्थ साउथ का चक्कर हटाओ, अब डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही है। कैसे पड़ रही है देखो, ये बना देते हैं। ये जैसे हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, टेढ़ा ही बना दे, चलो ये हमारा इक्वेटर है, सन की रेज ऐसे डायरेक्ट पड़ रही है। जो सन है ना, एस लिख देती हूँ, समझ जाओगे, सन। ये इक्वेटर है, डायरेक्ट इसी पे पड़ रही है, सिर्फ इक्वेटर पे पड़ रही है। ना यहाँ ना यहाँ, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ये हमारा क्या है, ये बीच का जो है हमारा इक्वेटर है, डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही, इक्वेटर पे पड़ रही। अब जब सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही, कोई पार्शियलिटी नहीं कर रही, कोई ऐसे वो नहीं कर रही कि मैं क्या है अभी नॉर्थ साउथ बहुत हो गया, अब मैं डायरेक्टली पढ़ूंगी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कैंसर का बहुत हो गया, अब मैं डायरेक्टली एक बार इक्वेटर पे भी एक दो बार अपनी जो रोशनी है, सन बोल रहा है, अपनी रोशनी इक्वेटर पे भी डालूंगा। तो क्या कह रहा है, ऑन 21 मार्च और 23 सितंबर, कब हो रहा है 22 मार्च, सॉरी 21 मार्च और सितंबर 23 में डायरेक्ट रेस पड़ रही सन की इक्वेटर पे। ये कब हो रहा है, ये जो डायरेक्ट रेस पड़ रही है कौन से दिन में हो रहा है, ये हो रहा है 21 मार्च और 23, कब हो रहा है 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या हो रहा है, डायरेक्ट रेस पड़ रही सन की, किसमें, इक्वेटर में। दिख रहा है ना, हमें पड़ रही है ना, ठीक है। आगे क्या लिखा है, एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। भाई इस पोजीशन में ना दोनों जो वो है पोल्स है सन, अर्थ के, सन की तरफ झुके हुए नहीं, टिल्टेड नहीं है। आपको दिख रहा है यहाँ पे पड़ रही है, तो ये यहाँ है, ये यहाँ है। ये तो मैंने रेफरेंस लिए बनाया है, बट अगर आप देखें कैसे देखेंगे, इस टाइप का होगा, जैसे ऐसे होगा ना, यहाँ बना दिया, ये पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे सन की रेज ऐसे आ रही है डायरेक्टली, मतलब कोई भी सन की तरफ टिल्ट नहीं है, इक्वेटर पे पड़ रही है।
कब पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इसे क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये देखिए कोई भी पोल सन की तरफ नहीं है और यहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ रही है इक्वेटर पे, तो ये क्या बोल रहे हैं? वर्नल इक्विनॉक्स। और ये ऑटमन इक्विनॉक्स, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अब ये कैसे मौसम चेंज करते हैं वो भी अभी हम देखेंगे, क्या इसका रीजन होता है। बट आप इतना जान लीजिए 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? 21 मार्च 23 सितंबर को होता है कि जो सन की रेज है इक्वेटर पे पड़ रही है। हाँ जी, पड़ रही है। अब उसने कहा कि हम आपको बंटवारा इक्वल करेंगे, तो आपको भी इक्वल नाइट इक्वल डे होगा, यहाँ भी इक्वल नाइट इक्वल डे, मतलब पूरे अर्थ में इक्वल डे इक्वल नाइट मिलेगा। और इसी फिनोमिना को, इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेरे साथ लिखो, जब इक्वल डे इक्वल नाइट होती है उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? उस फिनोमिना को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। कैसे होता है? जब सन की रेज डायरेक्टली किस पे पड़ती है? किस पे पड़ती है? जब सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है अपना इक्वेटर पे, तब होता है इक्विनॉक्स। बढ़े आगे, आ गया समझ में? लाइक कर दो फटाफट से। आप क्या कर दो भाई? लाइक करके बता दो। नाउ on 23rd September it is autumn season in the northern hemisphere। अब किसकी बात हो रही है? जब क्या होता है ना, जब 23 सितंबर होता है, जब होता है 23 सितंबर, 23 सितंबर को होता है ऑटम सीजन। कहाँ पे? नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में अभी बता देते हैं, ये है, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। कब की बात ले रहे हैं? ये ले रहे हैं अपना कब की? 23 सितंबर। यहाँ पे क्या रहेगा? इसको नॉर्थ साउथ छोटा ही लिख देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये देखो, यहाँ पे अपन ने अलग अलग कलर से लिख देती हूँ। ये नॉर्दर्न है, ये वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि 23 सितंबर में जब ऑटम सीजन होगा ना नॉर्दर्न में, ऑटम, जब क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑटम सीजन हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न में क्या होगा? स्प्रिंग। ये कब चलेगा? ये चलेगा आपका 23 सितंबर में। अब दूसरा बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं 20, कौन सा? अलग कलर से बना देंगे, 21 मार्च का। ठीक है, ये वाला हमने बना दिया। यहाँ पे ऐसा छोटा सा बना देते डिफरेंस समझने के लिए बस। ये है अपना क्या? ये समझ में आ रहा है आपको? नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारी इक्वेटर की लाइन है, ये नहीं भूलना है। ये हमारी इक्वेटर की लाइन है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इक्वेटर की लाइन है। ये दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है? अगर आप खुद ही सोचिए, आपको खुद इतना दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि अगर नॉर्थ में ऑटमन है, ऑटम सीजन है और स्प्रिंग है, कब? 23 सितंबर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 21 मार्च को स्प्रिंग सीजन आ जाएगा। अब यहाँ स्प्रिंग है तो साथ में तो दोनों कभी चलेंगे ही नहीं, उनने स्थान रखे कि साथ में कोई काम करना ही नहीं, जो भी होगा अलग अलग होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऑटम सीजन आ जाएगा। कौन सा सीजन आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा ऑटम सीजन। तो यही डिफरेंस है दोनों में। ये मैं अगर ऐसे लाइन खींच दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ी टेढ़ी लाइन हो रही है क्योंकि 0 डिग्री के कारण। अगर चलो मैं 0 डिग्री भी हटा दूं तो सीधी लाइन ही आ जाएगी। ये देखो, ये पूरा ही हट गया ऐसा। आया समझ में? नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ। 23 सितंबर को क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन हो जाएगा। बट अगर 21 मार्च की कहे तो स्प्रिंग सीजन जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन हो जाएगा। यही वाली चीज फिनोमिना मैंने यहाँ ड्रॉ करके बताई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thus we find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively। इसीलिए हमें समझ में आता है, अब जाके हमें चैप्टर की, जो हमने चैप्टर है हमारा मोशन, इसीलिए समझ में आ रहा है कि अब हम फाइंड कर सकते हैं कि डे एंड नाइट क्यों चेंज हो रही है और सीजन वगैरह कैसे चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है? डे एंड नाइट रोटेशन के कारण हो रही है और सीजनल चेंजेस रिवॉल्यूशन के कारण हो रहे हैं। तो ये आपका जो चैप्टर था उसका ये पूरा अब आपको समझ में आया। समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, जो भी रोटेशन वगैरह हमने पढ़े, तो ये पूरा जो है एक तरीके कंक्लूजन इन्होंने 3 लाइन में बोला। इसीलिए चीज समझ में है कि कैसे जो डे एंड नाइट और सीजनल चेंज होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और तो नहीं समझा नहीं? 23 21 मार्च देखो, ये 23 और 21 मार्च इक्विनॉक्स का मैटर है। इक्विनॉक्स में क्या होता है? जब सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर में पड़ती है, इक्वल डे इक्वल नाइट होता है। बट 23 सितंबर में ऑटम सीजन रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो जस्ट अपोजिट स्प्रिंग सीजन रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर में।
ऐसे अपोजिट कंडीशन बन जाएगी 21 मार्च में। अगर स्प्रिंग सीजन रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ऑटम सीजन रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर में। अब आया समझ में तो कैसी इंपॉर्टेंस है रोटेशन और रिवॉल्यूशन की। तो क्या कर दो भाई, लाइक कर दो और कमेंट करके फटाफट से बता दो। इसी के साथ क्या है, इसी के साथ जो चैप्टर का आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार तरीके से एंड होता है। कमेंट में भी आपने अच्छे अच्छे आंसर्स किए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, और सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो की लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं। सीबीएसई बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्लैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगी। अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।